नमस्कार शिक्षार्थियों और श्रोताओं। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा रेडियो श्रृंखला के भाग 3 में मैं आरुषि और मेरी साथी डॉक्टर लता जोशी हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो के श्रोताओं व शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। श्रृंखला के पूर्व के भागों में हमने संविधान दिवस के बारे में जाना व संविधान की विशेषताओं के साथ साथ संविधान निर्माण व संविधान निर्माताओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम संविधान की विकास यात्रा पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज हम इतिहास के गलियारों से होकर संविधान यात्रा की विकास यात्रा पर निकल रहे हैं। संविधान सभा की यात्रा सिर्फ एक संवैधानिक कवायद नहीं थी, बल्कि यह एक औपनिवेशिक विरासतों पर काबू पाने और स्वशासन के भविष्य की कल्पना करने वाले राष्ट्र के लचीलेपन का एक प्रमाण था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम शुरुआत करते हैं। बहुत पहले वर्ष 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा यह मांग की गई थी कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। यदि उन्हीं के शब्दों में कहें तो स्वराज ब्रिटिश पार्लियामेंट की भिक्षा नहीं होगी, यह भारत की स्वयं की गई घोषणा होगी। यह सत्य है कि इसे पार्लियामेंट के एक्ट के अधीन अभिव्यक्त किया जाएगा, किंतु यह भारत के लोगों की इच्छा की घोषणा का विनम्र अनुमोदन मात्र होगा, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के संघ के मामले में किया गया था। कानूनी आयोग और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की असफलता के कारण भारतवासियों की आकांक्षाओं की पुष्टि हेतु भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया। इससे भारत के लोगों की इस मांग कि संविधान का निर्माण बाहरी हस्तक्षेप के बिना किया जाएगा ने जोर पकड़ लिया। इस मांग को कांग्रेस ने 1935 में रखा। नेहरू जी ने भी संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रखते हुए कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। उसने यह प्रस्ताव किया है स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित हो। तो कांग्रेस व नेहरू जी इस बात को लेकर दृढ़ थे कि हमारी संविधान सभा का जो गठन है वो वयस्क मतदान के आधार पर ही होना चाहिए। अब आगे हमारी साथी डॉक्टर लता जोशी संविधान सभा के गठन से पूर्व विभिन्न चरणों, विभिन्न अधिनियम, इन सभी पर गहराई से बात करेंगी। डॉक्टर लता जोशी। धन्यवाद आरुषि। जैसे आरुषि ने बताया कि हम आज चर्चा करेंगे संविधान सभा पर कि संविधान सभा की जो तमाम जो बैठकें हुई उस पे भी हम कुछ चर्चा करेंगे। संविधान सभा कैसे बनी और संविधान जो निर्माण है उसकी विकास यात्रा क्या रही। जो संविधान निर्माण है उसकी जो चर्चा है वो हमारी आज़ादी से पहले ही उस पे बात होने लगी थी। भारत का जो संविधान है, अगर हम उसके ऐतिहासिक विकास के बारे में जानने की कोशिश करें तो स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही जो कई नियम थे, अधिनियम थे, उनसे हमें जो संविधान है उसको, उसका जो विकास है उसको हम देख सकते हैं। जो इतिहास में कई घटनाएं हुई और कई जो बार बार हम देखते हैं कि कई जो नियम उस टाइम पे बने तो उनसे मिल करके ही हमारे संविधान का विकास हुआ है। भारत का जो भूभाग है वो बहुत विस्तृत है और विविध संस्कृतियां यहाँ पे हैं और विविधता से भरा हुआ ये देश है। तो इसका संविधान बनाते हुए बहुत सी जो बातें हैं उसे ध्यान में रखा जाना था और ये बहुत आसान काम नहीं था। ये हम इससे पूर्व की चर्चाओं में भी बात हमने ध्यान रखी थी कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था।
तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की विविधता, संस्कृति, भूभाग, इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ के लिए एक मजबूत संविधान बनाया जाना था। तो इसमें तमाम जो अधिनियम और नियम है जो औपनिवेशिक शासन के दौरान आए, वो भी हमारे संविधान में को एक दिशा देते हैं, तो जिसमें हम बहुत डिटेल में इसमें हम बात नहीं करेंगे अभी, पर मैं हल्का हल्का इसका जो जिस्ट है वो मैं दे देती हूँ। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। और इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सबसे पहले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें 3 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। और एक तरीके से हम देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा ही भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम है और 1833 का चार्टर अधिनियम है। जो ये एक्ट है, ये जो अधिनियम है, इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था और एक तरीके से भारत में का जो प्रशासन है उसका केंद्रीकरण हुआ था। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि विलियम बेंटिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1853 का चार्टर एक्ट है। भारत शासन अधिनियम आए, बहुत सारे भारत शासन अधिनियम आए, 1858 का, 1861 का, 1909 का अधिनियम है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 है, बहुत महत्वपूर्ण इसे भी माना जाता है, क्योंकि ये जो दौर था, इस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर था और इस टाइम पे जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई थी और स्वराज के लिए संघर्ष शुरू हो गया था और इस संघर्ष को स्वराज आंदोलन भी कहा गया। और इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को शामिल करने की घोषणा की और जिससे कि भारत में एक उत्तरदायी शासन स्थापित किया जा सके। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, ये अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह अधिनियम भारत में संवैधानिक सरकार के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, एक तरीके से मील का पत्थर इसे माना जाता है। और इस ये जो अधिनियम था वो अभी तक के जितने भी अधिनियम आए थे उनमें सबसे लंबा अधिनियम इसे कहा जाता है। इसे ब्रिटेन की जो संसद है उसके द्वारा अधिनियमित किया गया था और 1935 में इससे शाही स्वीकृति मिली थी और 1937 में ये लागू किया गया था। इस अधिनियम में बहुत सारी सिफारिशें थी। आरुषि, इसे हम बाद में कभी स्पेशली हम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उस पे हम एक विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम आते हैं भारत की संविधान सभा, जो संविधान निर्माण है उसमें फिर हम वापस लौटते हैं। जो संविधान है, हम इससे पूर्व की चर्चा में भी बता रहे हैं कि संविधान कितना महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक शासन में जो आधुनिक राज व्यवस्था है उसके लिए संविधान कितना महत्वपूर्ण है। सारे जो विकसित देश हैं वो संविधान लिए हुए हैं अपना। लोकतंत्र में नागरिकों और सरकार दोनों के लिए जो बुनियादी नियम हैं वो होते हैं कुछ, जो जिन्हें पालन किया जाएगा तभी हम एक तरीके से एक व्यवस्थित शासन चला पाएंगे। तो ये जो नियम है इनके दस्तावेज को ही हम संविधान कहते हैं। ये जो संविधान होता है वो आपसी भरोसा, सहयोग विकसित करता है और ये भी दिशा देता है कि सरकार हमारा कैसे बनेगी, कैसे चलेगी। जो भारत का संविधान है वो बहुत कठिन परिस्थितियों में बना। इस पे भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि उस समय हम आजाद हुए हैं, भारत पाक विभाजन हुआ है, काफी हमें आर्थिक तौर पे भी हमें दिक्कतें थी, बहुत सारी चीजें थी। तो पर इसमें
हम गुलाम रहे उसका तो एक है ही कि आप गुलामी किसी को भी पसंद नहीं होती है और कोई भी गुलाम नहीं रहना चाहता है। पर गुलामी के दौरान में यानी कि औपनिवेशिक जो शासन है उसके दौरान भी जो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में काफी सीखा। उससे काफी चीजें उन्होंने सीखी जिससे कि उन्हें अपनी जो शासन व्यवस्था है या हमारा जो संविधान है हम कैसे बनाएंगे उसके लिए उन्हें काफी मदद मिली इस चीज से। जो भारतीय कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता ही थी। हाँ। कि उन्होंने इन सब छोटी छोटी चीजों से काफी कुछ सीखा। हाँ। अपनी हमारी सरकार जो उस दौरान जो ब्रिटिश शासन था उससे उन्होंने सीखा और बाहर गए, पढ़ने के लिए गए, पढ़ा, उन्होंने दुनिया देखी तो काफी चीजें उनके वो सीख पाए उस चीज को। और उन्होंने अपने देश के लिए एक सशक्त संविधान बनाने की ओर वो बढ़े भी। और ये बात है कि हम देख सकते हैं संविधान को देखते हुए कि जो हमारा जो नेतृत्व था या जो भारतीय नेता थे स्वतंत्रता संग्राम के, उन्होंने काफी चिंतन किया, काफी मनन किया, काफी बहसें की कि हमारा देश कैसा होगा, हमारा संविधान कैसा होगा आजादी के बाद। पूरी दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया गया, उससे जो अच्छी चीजें थी अपनी परिस्थिति के अनुसार ली गई उनको, और एक दस्तावेज तैयार किया और जिसे हम संविधान कहते हैं। और जो ये दस्तावेज तैयार करने का जिस संस्था ने काम किया उस संस्था को संविधान सभा कहा गया, जिसमें चुने गए प्रतिनिधि थे। 1946 में संविधान सभा का जो गठन है उसके लिए चुनाव हुआ। और ये भी कहीं ना कहीं मैम बहुत बड़ी बात है कि ऐसी परिस्थिति में इस तरह से हमने अपनी संविधान सभा का गठन किया, जिसमें कि नेहरू जी ने भी एक वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन होना चाहिए इस पर बल दिया। हालांकि परिस्थितियां कुछ इस प्रकार हुई कि इस तरीके से वोट नहीं हो पाया। तो जो भारतीय संविधान सभा है कि हमारा जो संविधान है वो भारत के लोग बनाएंगे और उसके लिए एक संविधान सभा होगी। ये बात स्वतंत्रता जो आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता का, उसके दौरान ही ये विचार आ गया था कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे जिससे जो संविधान निर्माण का काम करेगी। जैसे कि आरुषि ने जो महात्मा गांधी का अपने कोड दिया जो 1922 में उन्होंने अपना दिया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और फिर हम देखते कि जो 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें भी ये जिक्र किया गया था कि भारत का जो भावी संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए। फिर हम ये भी जिक्र देखते हैं कि 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने मद्रास अधिनिवेशन में जो नेहरू प्रस्ताव था, मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट थी, उसको ही थोड़ा चेंज करके उसको दोबारा से पेश भी किया था और वो पारित हुआ था। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान कैसे बनाया जाएगा, उसके क्या सिद्धांत होंगे, उनको निर्धारित करने के लिए एक समिति को नियुक्त किया था जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू को दी गई थी। ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हुई हैं हमारे संविधान सभा बनने के लिए, संविधान के निर्माण के लिए, तो इनका जिक्र आना लाजमी है। ऐसे ही अगस्त 1928 में ये जो समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट दी और ये कहा कि भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाया जाएगा। और जो ये जो रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं एक प्रयास था जो हम संविधान बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस रिपोर्ट में संविधान के प्रारूप की रूपरेखा शामिल की गई थी। और बाद में भारतीय संविधान ने जो ये नेहरू रिपोर्ट है उसके काफी प्रावधानों को लिया है। जैसे हम देखते हैं 1935 के भी काफी जो प्रावधान है वो लिए गए हमारे संविधान में। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था उसके बाद एक जो श्वेत पत्र है वो भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए उसमें प्रस्ताव दिए गए थे। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विचार किया गया और ये उस समय माना गया कि अभी जो पावर है विधायी वो भारतीयों को नहीं दी जा सकती है। 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने घोषणा की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हम एक सभा जो ये संविधान सभा है
उसका निर्वाचन करेंगे। और ऐसे ही 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसने भी संविधान सभा की मांग पे बल दिया। देखो जो संविधान सभा की जो मांग है वो बल पकड़ते जा रही थी कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे। अलग अलग स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमारा जो संविधान होगा वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। भारतीयों का ही इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग के मुद्दे पर प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव जीते। यानी कि जो समय जो इलेक्शन का जो एक कहते हैं एक मुद्दा था वो यही था कि हम संविधान सभा बनाएंगे, और इस पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी और वो इलेक्शन जीते भी। और 1939 में, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1939 में गांधी जी ने हरिजन में एक अपना आर्टिकल लिखा, द ओनली वे। उसमें उन्होंने लिखा कि संविधान सभा एकमात्र साधन है जिससे कि जो भारतीय लोग हैं उनकी इच्छा को पूरा किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने तक इस मांग का विरोध किया। वो नहीं मान रहे थे कि भारतीयों के लिए ऐसी कोई असेंबली की जरूरत है। पर जब शुरू हो गया ये वॉर, उसके बाद की जो स्थितियां, जो बाहरी स्थितियां थी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को भी ये मानना पड़ा कि भारतीय संवैधानिक समस्या का जो हल है वो निकालना बहुत जरूरी है। और 1940 के आते आते ब्रिटिश सरकार ने भी ये माना कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो पहली बार ब्रिटिश सरकार के ने उसमें ये बात की कि संविधान सभा होगी। और ये जो क्रिप्स मिशन भी हम इसे बोलते हैं, इसमें ये भारत आया 1942 में, जिसको लेकर के, इस प्रस्ताव को लेकर के सर सैंडफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया भारत। और वो कुछ प्रस्ताव लेकर के आए कि जैसे जिसमें ये था कि ये जो वॉर है जब ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद भारत को डोमिनियन का स्टेटस दिया जाएगा। इसके अलावा ये था कि युद्ध के बाद भारत अपनी जो सॉवरेनिटी है वो वाला संघ बनेगा और सभी प्रांतों और देसी रियासतों से मिलकर एक संघ बनेगा। परंतु अगर कोई रियासत इसके लिए तैयार नहीं है तो वो अपनी पहले की जो स्थिति है वो बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगी। और भारत के संविधान के लिए संविधान सभा गठित की जाएगी। इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होंगे और रियासतों द्वारा मनोनीत होंगे। तो ये 3 प्रस्ताव लेकर के क्रिप्स मिशन भारत आया। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था कि डोमिनियन स्टेटस की जो बात है, तो इसे कांग्रेस ने बिल्कुल ही सवाल उठाया कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया जाएगा, हमें नहीं चाहिए ये डोमिनियन का स्टेटस। तो एक तरीके से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इससे सहमत नहीं थे। वहीं मुस्लिम लीग का मानना था कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमें पाकिस्तान बनाने की वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने भी क्रिप्स मिशन को खारिज किया। क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने के बाद जो दोनों पार्टीज हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनको दोनों को एक करने की काफी कोशिश की गई, जिसके लिए एक अधिवेशन की भी हम देखते हैं कि सम्मेलन किया गया, शिमला सम्मेलन किया गया, वो असफल रहा। और फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रिमंडल के सदस्यों को प्रतिनिधि बना करके भारत में भेजा और वो भी इस चीज के लिए सफल नहीं हुए। और ये जो प्रतिनिधि मंडल था उसने फिर जिसे कि हम कैबिनेट मिशन के नाम से भी जानते हैं, उसने खुद ही एक प्रस्ताव बनाया। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत को संघ बनाने, विभाजन के मुद्दे को पर समझौता करवाने का प्रयास किया गया कि ये इस मिशन को जो भेजने का उद्देश्य था वो ये था कि जो ये डिस्प्यूट है उसको खत्म किया जाए और ये जो हमारी बात को वो मान लें। तो ये कैबिनेट मिशन यानी कि जिसे हम कैबिनेट योजना भी कहते हैं, उसे भेजा गया। उसमें 3 सदस्य थे। ये 1946 में जो भारत का सत्ता हस्तांतरण था उस पर विचार करने के लिए भेजा गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। इसमें 3 सदस्य थे,
जिसमें पैथिक लॉरेंस थे जो उस समय भारत के सचिव थे। क्रिप्स इससे पहले भी क्रिप्स मिशन के लिए आए थे, वो इस पे थे, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना के प्रमुख थे। वो ये तीनों सदस्य इसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आए थे और इन्होंने दोनों राजनीतिक दलों से काफी चर्चा की, विचार विमर्श किया। और यहाँ पर जो दोनों राजनीतिक दलों की बात हो रही है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जैसा कि मैम बता चुकी हैं पहले भी। तो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव है उसके तहत दोनों दलों पे चर्चाएं हुई, काफी विचार विमर्श हुआ और फिर ये हुआ कि जो संविधान सभा का जो निर्वाचन है उसमें मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया और उनके भी जो प्रत्याशी हैं वो चुने गए। लेकिन जो कैबिनेट के जो गुट संबंधी खंडों के बारे में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में दोबारा से क्या हो गया, मतभेद हो गया। 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने एक कथन प्रकाशित किया कि भारत की जनसंख्या के किसी बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व यदि संविधान सभा में नहीं है तो ब्रिटिश सरकार ऐसे संविधान को उस भाग पर बलपूर्वक लागू नहीं कर सकती। तो ये जो स्टेटमेंट आया ब्रिटिश सरकार का, तो उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को दोबारा से एक तरीके से अलग होने का एक मौका मिल गया कि अगर हम इस संविधान में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये चांस मिल सकता है। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने ये मान लिया कि 2 राज्य और 2 संविधान बन सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान की बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए, जबकि उन्होंने जो इलेक्शन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें वो जीते भी, पर वो जो पहली जो बैठक है उसमें शामिल नहीं हुए। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश सरकार ने एक और घोषणा की कि जून 1948 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा और सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। और तब तक यदि संविधान सभा संविधान बनाने में सफल नहीं रही तो ब्रिटिश सरकार को दोबारा से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और कि हम सत्ता हस्तांतरित करें या नहीं करें। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा के गठन के प्रारूप को तैयार किया गया। इस योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए 389 सदस्य लिए जाएंगे, जिसमें से 296 सदस्य उन प्रांतों से होंगे जहां ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था और 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए जाएंगे। राज्यों को संविधान सभा में सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर दी गई, जो कि अगर 10 लाख जनसंख्या है तो उस पर 1 सीट की बात थी। तो ये हम लोगों ने चर्चा की अभी कैबिनेट मिशन तक। इसके बाद हमारे बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, माउंटबेटन योजना और भारत शासन अधिनियम 1947। हाँ, तो इस पे हम आगे बात करेंगे। तो आज की चर्चा हम यहीं तक लेकर के जाते हैं। आरुषि जी से फिर आगे, जैसा कि मैम ने आज काफ़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प जो बातें हैं हमारी संविधान सभा से संबंधित उसके बारे में हमें बताया। और चाहे वो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो या 1813 का चार्टर अधिनियम, वहाँ से लेकर मैम ने हमें जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो परिस्थिति थी वहाँ तक मैम ने हमें वहाँ तक सारी जानकारी दी गई। संविधान सभा की किस्सों की इस दुनिया में आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, जहाँ कलम वास्तव में तलवार से अधिक शक्तिशाली थी और कागज पर स्याही एक नई सुबह की दहलीज पर एक राष्ट्र की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती थी। यूं ही आप हमारी इस श्रृंखला की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।